बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है एंड जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों समानता। तो इस चैप्टर से संबंधित जो टॉप 10 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है समानता, ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एंड इस वीडियो में भी बताऊंगा एंड एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी सामाजिक न्याय की, उसमें भी बताऊंगा कि एक लाइन जो है, चाहे वो स्वतंत्रता की परिभाषा हो, समानता की परिभाषा हो या फिर न्याय की परिभाषा हो, आपको इन तीनों की परिभाषाओं में एक लाइन हमेशा लिखनी है। वो कौन सी? कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय ये ऐसे विषय हैं जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में तथा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यानी कि हर परिस्थिति में हर मतलब अलग अलग विचारकों ने अपनी अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं, तो कोई एक परिभाषा इसकी नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन आप ये लिखेंगे। अब इसको समानता के संदर्भ में समझते हैं। तो समानता जो है वो मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें पता है। समानता होती क्या है? तो समानता जो है वो समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से, ठीक है, समाज में किसी व्यक्ति से या फिर किसी एक खास वर्ग से जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र, धर्म एवं आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव ना हो तथा सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसे ही समानता कहा गया है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण यानी कि सभी जो मनुष्य है वो सिर्फ मनुष्य होने के नाते समान महत्व एवं सम्मान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। अर्थात समानता का दावा यह है कि मनुष्य जो है वो एक प्राणी होने के नाते उसको ये अधिकार है कि वो सम्मान का अधिकारी है, अर्थात वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकता है। ये समानता का दावा है, ठीक है बच्चों। तो समानता की परिभाषा ये हो जाएगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, प्राकृतिक असमानता, ठीक है, और एक है समाज जनित असमानता। इसमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट बताऊंगा, इसको एक अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक बहुत बड़े मतलब आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 से 8 पॉइंट समझाए जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उससे जरूर दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक असमानता। लोग, ये जो प्राकृतिक असमानता होती है ये लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये जो प्राकृतिक असमानता है वो लोगों की जन्मजात है, ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता। अर्थात जो प्राकृतिक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि उसकी क्या योग्यता है, ठीक है, वो उसकी बुद्धि क्या है, इस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं। लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। अर्थात ये जो प्राकृतिक असमानता है वो कैसे पैदा होती है कि मान लीजिए समाज में ये 4 बंदे हैं, ठीक है, इनमें से एक जो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये ए व्यक्ति जो है इसका दिमाग थोड़ा तेज है, यानी कि ये पढ़ने में अच्छा है और ये समाज को अच्छे तरीके से देख भी सकता है और उसके प्रति अपने विचार भी प्रकट कर सकता है। वही एक ये दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे को ना तो ये दिमाग है कि भाई खाना खर्चा कैसे चलाना है, कैसे पैसा कमाना है, ये भी नहीं पता है। तो वही चीज है कि अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं, इन्हीं के कारण जो प्राकृतिक असमानता है वो हमें लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। अगली है समाज जनित असमानता। तो समाज जनित अर्थात ऐसी असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा किया हो, जैसे समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। अर्थात समाज जनित असमानता कैसे पैदा होती है कि जब समाज में जो अवसर होते हैं वो सभी व्यक्ति को समान ना मिल पाए, ठीक है, या फिर किसी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह का शोषण किया जाए। समाज में आजकल क्या कहते हैं लोग कि बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व, लाभ, सम्मान देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बौद्धिक कार्य, अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति अध्यापक है और वहीं कोई व्यक्ति जो है वो एक हेल्पर मेसन कर लीजिए, अर्थात कि जो दिहाड़ी मजदूर पे काम करते हैं वो है, तो एक तरफ अध्यापक है, एक तरफ है दिहाड़ी मजदूर। तो आपको पता है कि समाज में किसको अधिक महत्व दिया जाएगा? अध्यापक को दिया जाएगा। सम्मान किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अध्यापक को। तो इसी वजह से लोगों को उनकी जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर समाज में क्या होता है,
भेदभाव हमें देखने को मिलता है, ये समाज में असमानता फैली हुई है। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक असमानता क्या है, समाज जनित असमानता क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं, ये है समाज जनित असमानता का उदाहरण है। जैसे कि पहले क्या होता था कि औरतों को अनादिकाल से अबला अर्थात कमजोर कहा गया है, उन्हें कमजोर और पुरुषों से कमतर अर्थात उन्हें अबला कहा गया है, जो कुछ काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें कमजोर कहा गया है, और पुरुषों से हमेशा ही उन्हें कम आंका गया है। जैसे कि अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों के द्वारा कम बुद्धि वाले, निर्बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए थे। अर्थात देखिए, जो अफ्रीका था, एक दूसरा उदाहरण है कि वहां पे जो औपनिवेशिक शासक थे, ये क्या करते थे, कम बुद्धि वाले, निर्बच्चे और महज शारीरिक श्रम वाले जो बच्चे थे, इनको कम महत्व देते थे, और महत्व उनको अधिक देते थे जो खेलकूद या फिर संगीत में बेहतर हुआ करते थे। तो ये जो है वो असमानता हमें समाज में देखने को मिलती है। तो एक औरतों के बारे में किस तरह से है और अफ्रीका में कैसे फैली हुई थी, इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर है थर्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर जन्मजात बना दी गई है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ विभिन्नताएं जो है वो व्यक्ति की जन्मजात नहीं है, उन्हें जन्मजात बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रहती है, अर्थात मान लीजिए कि कोई एक ऐसी विभिन्नता है, कोई एक ऐसी बात है जो समाज में प्रचलित है कि औरतों को हमेशा से ही अबला समझा गया है, ठीक है, उन्हें कमजोर समझा गया है, तो ये क्या है, समाज में पहले से फैली हुई है। तो जैसे जब ये लंबे समय तक विद्यमान रहती है तो लोग मानते हैं कि भाई ये जो है वो प्राकृतिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आती है। जैसे कि प्राचीन समय से ही महिलाओं को अबला, पुरुषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना न्याय संगत मान लिया गया। यानी कि अब ये लगता है कि भाई जो प्राचीन समय में महिलाएं थी उन्हें अबला कहा जाता था, उन्हें पुरुषों के समान नहीं आंका जाता था, तो वही चीज है कि अब ऐसा लगता है कि ये एक प्राकृतिक विभिन्नता है और इसे न्याय संगत भी मान लिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर जन्मजात बना दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। समानता के तत्व लिखिए, ठीक है, या फिर समानता की जो विशेषताएं हैं वो आपको समझानी है। तो देखते हैं कौन कौन सी समानता की विशेषता है। सबसे पहले विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, अर्थात देखिए समानता जो है ये क्या कहती है कि भाई विशेष अधिकार जो है इनकी अनुपस्थिति, अर्थात समाज में व्याप्त सभी जो विशेष अधिकार है उसे समाप्त करना होगा, जिससे कि जो अन्य लोग हैं, छोटे तबके के भी लोग हैं, उन्हें अधिकार मिल सके। अगला है समाज में सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगला है सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के लिए उन्हें अवसर मिलने चाहिए, अर्थात वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जो है उनको पूर्ण कर सके, इसके लिए उन्हें अवसर मिलने चाहिए। तर्क संगत भेदभाव तथा समानों में समानता तथा असमानों में असमानता का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात समानता ये कहती है कि भाई तर्क संगत भेदभाव होना चाहिए, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसा, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। तो ये समानता की कुछ विशेषताएं हैं जो समानता के तत्व कह लीजिए या फिर समानता की विशेषता कह लीजिए, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5 में यहां हमसे पूछा गया है कि क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं। अर्थात जो प्राकृतिक विभिन्नता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो काला है, ठीक है, उसका रंग काफी काला है, चेहरे पर कोई एक जन्मजात उसके दाग है, ठीक है, या फिर वो उसका हाथ वगैरह कुछ मतलब मूवमेंट नहीं करता है, तो ये पूछा गया है कि ऐसी जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं क्या वो सदैव अपरिवर्तनीय है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम नहीं। अब हम क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह परिवर्तनीय हो सकती है। चिकित्सा, तकनीक व कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। अर्थात ये जितनी भी अक्षमताएं होती है इन सभी को कंप्यूटर से, तकनीक से, चिकित्सा से सही किया जा सकता है। प्रसिद्ध भौतिकवाद स्टीफन हॉकिंस, जो कि ना तो चलने के ना ही तो बोल सकते थे, फिर भी उन्होंने एक अपना अहम योगदान विज्ञान में एक अपना अहम योगदान दिया है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि भाई जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं वो सदैव परिवर्तनीय है, मतलब सदैव अपरिवर्तनीय नहीं है। चिकित्सा की मदद से, तकनीक की मदद से और कंप्यूटर की मदद से उन सभी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसरों की जो समानता है इसका क्या अर्थ होता है? तो अवसर यानी कि कुछ ऐसा उसको अवसर मिल जाए जिससे वो अपना विकास कर सके। अवसर यानी कि एक अपॉर्चुनिटी सॉरी, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे सभी मनुष्य अपनी दक्षता यानी कि उनके अंदर की जो स्किल है, प्रतिभा, वो जो कर सकते हैं उसको विकसित करने के लिए तथा लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और समान अवसर के हकदार होते हैं। यानी कि उन्हें कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसा टाइम मिलना चाहिए, कुछ ऐसा अवसर उसे मिलना चाहिए जिससे वो अपने लक्ष्य को पा सके, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यह उसका समान अधिकार भी है और उसको इस अधिकार के हकदार के अंतर्गत अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को ऐसे असमान नहीं माना सकता है। अर्थात अवसरों की समानता से हमारा तात्पर्य क्या है कि सभी व्यक्ति जो है वो अपनी दक्षता, अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्य, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार रखते हैं एवं अवसर के हकदार होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझाई जाएगी। वो चीज क्या है कि कोई समाज है, उस समाज में क्या है कि ये दो बंदे हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि एक क्रिकेट में अच्छा खेल गया, ठीक है, एक है कि बहुत अच्छा वकील बन गया। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो ए वाला बंदा है या तो उसे वकील बनना चाहिए, या तो ये जो बी वाला बंदा है जो वकील है उसे क्रिकेटर बनना चाहिए। तो ऐसे में आप जो समाज में असमानता है उसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी दक्षता क्या है, इसकी प्रतिभा क्या है, जो क्रिकेटर है कि वो क्रिकेट में अच्छा खेलता है, और ये जो बी वाला है जो एक वकील बना है, इसकी दक्षता क्या है, इसकी प्रतिभा क्या है कि अच्छा बोलता है, वक्तव्य है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और जो कानून है इसको क्या है, उसकी नॉलेज है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ गई कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता एवं प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर के अधिकार हैं। ऐसे में आप जो भी सफल व्यक्ति है उसके हिसाब से समाज में असमानता को नहीं मान सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात सामाजिक दर्जा, संपत्ति या फिर विशेष अधिकार है उसमें समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए समानता का अभाव हम कैसे समझेंगे, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी जो बुनियादी चीजें हैं इनकी उपलब्धता में ऐसी जो समानता है उसे कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनाता है। अर्थात जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित आवास जैसी जो बुनियादी चीज है इसकी उपलब्धता में ऐसा कि कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। अर्थात जब समाज में शिक्षा का असमान वितरण है, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण है, जो आवास जैसी बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण रूप से सही रूप से उपलब्ध नहीं है, तो हाँ आप ऐसे जगह पे कह सकते हैं कि यहाँ पे असमान, अन्यायपूर्ण, यहाँ पे जो समानता है वो नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ पर जो असमानता है वो फैली हुई है। ठीक है बच्चों, तो अवसरों की समानता से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दक्षता, प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्य को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसर के हकदार होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन में उठाए गए, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि नारीवादी आंदोलन में उठाए गए जो समानता के मुद्दे वो कौन कौन से हैं? तो समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सबसे पहला महिलाओं ने क्या किया भाई कि जो पुरुषों को मताधिकार मिला था उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डिग्री पाने का अधिकार अर्थात शिक्षा का अधिकार पाने के लिए इन्होंने क्या किए? आंदोलन किए। काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार की मांग की जैसे कि अधिकार पुरुषों के हासिल थे। अर्थात जो काम के लिए अधिकार पुरुषों के हासिल थे वैसे ही अधिकार स्त्रियों ने अपने लिए भी मांगे। अर्थात मताधिकार, पढ़ने का अधिकार और काम करने के अधिकार को लेकर 19वीं सदी में नारीवादी आंदोलन चलाए गए। जैसे ही महिलाओं ने, अब देखिए ये आंदोलन सफल हुए, उसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं ने नौकरियों में प्रवेश किया तो उन्हें ये लगा कि जो कानून जो है, जो नियम, उन्होंने ये महसूस किया कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। अर्थात जो नियम, जो
कानून पुरुषों के लिए बने हुए थे, उनको सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए स्त्रियों को कुछ अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे के लिए उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं, जब वह मातृत्व धारण करती हैं तो उन्हें अवकाश मिलना चाहिए। कार्य स्तर पर बालवाड़ी जैसी प्रावधान की आवश्यकता होनी चाहिए। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना तो गंभीरता पूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और ना ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। अर्थात जब तक उनके साथ एक अलग प्रकार का विशेष बर्ताव नहीं किया जाएगा, तब तक ना ही तो वे स्पर्धा में भाग ले पाएंगी, ना ही तो वो एक आनंदमय जीवन उठा पाएंगी। तो इसलिए स्त्रियों ने क्या किया कि 19वीं सदी में जो नारीवादी आंदोलन चलाए थे, ठीक है, जो कि किस किस के लिए चलाए थे? मताधिकार पाने के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए और काम के अधिकार के लिए। और जैसे ही वो नौकरियों में प्रवेश उन्होंने किया तो देखा कि भाई जो सुविधाएं हैं जो पुरुषों की मिली हैं, उन्हीं सुविधाओं को स्त्रियों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी विशेष बर्ताव के साथ वो लोग जो पुरुष हैं उनसे स्पर्धा में भाग ले सकेंगी एवं आनंदमय जीवन भी जी सकेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पुरुषों के समान अधिकारों को उपयोग के लिए कई बार एक विशेष बर्ताव की भी जरूरत पड़ती है। अर्थात महिलाओं के साथ यदि पुरुषों के बराबर उन्हें कार्य करना है तो कई बार महिलाओं के साथ विशेष बर्ताव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। आर्थिक समानता के किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए। आर्थिक समानता क्या होती है आपको ये समझाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात आर्थिक जो समानता है इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जो न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं जैसे कि वस्त्र, भोजन, आवास, ये जो 3 न्यूनतम आवश्यकता है ये सभी उनकी पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, विश्राम के लिए पर्याप्त अवकाश प्राप्त होना चाहिए। अर्थात इस आर्थिक समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ होना चाहिए, एक उचित मजदूरी मिले एवं विश्राम के लिए पर्याप्त अवकाश भी मिलना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अर्थात अगर 2 व्यक्ति हैं, एक पुरुष है एक महिला है, ये दोनों ही अगर मान लीजिए चूड़ियां बनाने का काम करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए जो सेम काम कर रहे हैं सेम उन्हें सैलरी दी जानी चाहिए। बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी व अन्य ऐसी स्थितियों में लोगों को राज्य से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अर्थात आर्थिक समानता के अंतर्गत यदि समाज में, देश में बेकारी फैली हुई है, वृद्धावस्था में अधिक लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, कई लोग बीमार हैं, तो ऐसे में इन कुछ जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है उस लेवल के लोगों के लिए राज्यों से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, जो कि आर्थिक समानता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो आर्थिक समानता की कोई 4 तत्व लिखिए, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है भारत सरकार के द्वारा सामाजिक समानता के लिए कौन से कदम उठाए गए। अर्थात सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने सबसे पहला क्या किया था कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया था अनुच्छेद 17 के तहत, और कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 अर्थात सभी व्यक्ति समाज में चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, जाति का हो, जन्म स्थान का हो, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, समान पूर्वक उनके साथ न्याय किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया। संसद तथा विधानसभाओं में तथा सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग की जाति एवं जनजाति तथा दलित एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अर्थात भारत सरकार ने सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए कार्य किया कि संसद और विधानसभाओं में तथा सरकारी सेवाओं में जो पिछड़े वर्ग की जाति एवं जनजाति के लोग हैं, दलित एवं जो महिलाएं हैं, इन्हें आरक्षण दिया गया। जैसे कि उदाहरण देते हैं, स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 अर्थात 33% तक का आरक्षण दिया गया है, जो कि किससे संबंधित है? अनुच्छेद 73 और 74। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 73 चैप्टर नंबर 8 में स्थानीय शासन में किससे संबंधित है? गांव के स्थानीय शासन से। और अनुच्छेद 74 किससे है? शहर के स्थानीय शासन से। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये कुछ जो कदम है वो उठाए गए हैं किसके लिए?
सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए। सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों आज की इस वीडियो का, और ये एक आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके प्रश्न है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा ये हटके प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित समानता के मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अनुच्छेदों के हिसाब से आपको समझाना है। तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया, और मौलिक अधिकारों की सूची में ये पहला अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा, प्राप्त होगा, अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी, अर्थात जो राजनीति है, ऐसे सेवाएं जो है उनमें सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 हम देख ही चुके हैं, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र को एवं सैनिक के क्षेत्र को छोड़कर जितनी भी उपाधियां होती थी उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो कुछ इस तरह से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखा समानता की परिभाषा क्या है, प्राकृतिक असमानता क्या है, समाजनित असमानता क्या है, उदाहरण के सहित कुछ विभिन्नता जन्मजात नहीं होती है फिर भी जन्मजात बना दी जाती है, इसका अर्थ क्या है, समानता की तत्व लिखिए या फिर समानता की विशेषताएं बताइए, क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन में उठाए गए उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं, कोई 4 तत्व लिखिए। भारत सरकार के द्वारा समानता के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए एवं भारतीय संविधान में वर्णित समानता का जो मौलिक अधिकार है वो क्या है उसे समझाइए। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बच्चों की आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ गए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, खुश रखिए सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।